हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। नाउ यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किया गया ध्यान से देखिए, सुनिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भाग में विकसित होने वाला जड़ कहलाती है? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाले जड़ कहलाती है। ऑप्शन जो सामने, तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल या अवस्तंभ मूल। देखिए, मूलांकुर से जड़ विकसित होती है, लेकिन पौधे के अन्य भाग से भी कई बार जड़ विकसित हो जाती है। इस जड़ को बोला गया है अपस्थानिक मूल या जड़ बोला गया है। कई बार आप लोग देखे होंगे कि जैसे बरगद का पेड़ है तो उसके टहनी से, उसके ब्रांचेस से जो है जड़ें निकल जाती है, यही अपस्थानिक मूल या जड़ कहलाती है। इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ये ट्री है, वृक्ष है, तो इसके टहनी से जड़ नीचे की ओर निकल जाते हैं, इसी को बोला गया अपस्थानिक मूल या जड़ बोला गया। अपस्थानिक जड़ निकलने के सामान्य स्थान जैसे प्राथमिक मूल अथवा उसकी शाखाओं के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य अंग से निकली हुई जड़ मूसला जड़ के समान ही ये जड़ें होती है, और इसे अपस्थानिक जड़ को झकरा जड़ भी कहा जाता है, जो भोजन संग्रह हेतु पौधे को सहारा देने और विभिन्न प्रकार से रूपांतरित हो जाती है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, श्वसन मूल मिलती है, श्वसन जड़ इनमें से किस में मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है पान में, चेस्टनट में, जूसिया में या मक्का में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जूसिया में मिलता है श्वसन मूल। अब यहाँ पर ये श्वसन मूल क्या हुआ? श्वसन मूल यानी श्वसन जड़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। देखिए, सामान्य रूप से आप लोग पढ़े होंगे कि जो पौधे हैं उसका जो श्वसन स्थल होता है वो पत्तियाँ होती है, पत्ती के द्वारा पौधे अपना श्वसन क्रिया करती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जड़ के द्वारा अपना श्वसन करते हैं। इस तरह के पौधे जो होते हैं वे लवणविद होते हैं, यानी ज़्यादातर लवणता में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये जड़ क्या होता है कि ऊपर की ओर निकल जाता है और श्वसन करने लगता है, भूमि से ऊपर की ओर निकल जाता है और श्वसन करने लग जाता है। इसे ही बोला गया है श्वसन जड़ कहा गया है। तो किस तरह के पौधे में पाया जाएगा? तो एबिसिनिया हो गया और जूसिया हो गया। एबिसिनिया और जूसिया ये श्वसन जड़ के पौधे का उदाहरण है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु इनमें से कौन सी है? ऑप्शन जो सामने है, तांबा, लोहा, सीसा या सोडियम। तो आप सभी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम के अलावा कई बार टफ क्वेश्चन बना चाहेगा तो वो ये आ सकता है। तो सोडियम के अलावा और कौन कौन सी धातुएं हैं? तो लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन्हें भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अभी जस्ट आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, साथ ही साथ बिहार पुलिस विभिन्न विभागों में भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा वीडियो को अंत तक ध्यान से देखने का, और एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? अब समान रूप से जो जलने की प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की सहायता से होता है, लेकिन कुछ धातुएं जो नाइट्रोजन में भी जल सकती है, इनमें से कौन? ऑप्शन जस्ट सामने है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या प्लेटिनियम। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो धातु है वे समान रूप से नाइट्रोजन से जल जाती है, और ये प्रतिक्रिया करके ये बनाते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, ये यौगिक का निर्माण करता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर बी है, CaSO4 2CaSO4H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। कई बार इसका रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो ये याद रखिए, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, और इसका सूत्र याद रखिए 2SA4H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि जिप्सम से बनता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा बहुत सारे एग्ज़ाम में। और देखिए, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी जस्ट सामने आ गया है।
कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो सीमेंट का संघटक है, यानी सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है तो इसका रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O, रासायनिक सूत्र जिप्सम का हो जाएगा। सो इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे चीज़ बनाया जाता है? जिप्सम से। और जिप्सम किसका संघटक है? तो यह सीमेंट का संघटक है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र याद रखिए CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्विक लाइम रासायनिक नाम किसका है? क्विक लाइम जो है किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन जो सामने है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। क्विक लाइम एकदम नया सा आपको क्वेश्चन लगेगा, तो इसका राइट आंसर ए है। कैल्शियम ऑक्साइड को बोला गया है क्विक लाइम बोला गया। कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला पूछेगा तो CaO होता है, CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बोला गया क्विक लाइम। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है सीमेंट, कंक्रीट और कांच के निर्माण में। क्विक लाइम जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लेजर बीम सदा होती है, इनमें से किस प्रकार के बीम, किरणपुंज किस प्रकार के होते हैं? लेजर तो अभिसारी, अपसारी, समांतर या शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेजर बीम जो होते हैं हमेशा अपसारी बीम होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सीधा डायरेक्शन होता है, लेजर किरणें काफ़ी दूर तक गमन कर सकती है। सो इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन क्लियर किया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अवरक्त, परावैंगनी, दृश्य या इनमें से कोई नहीं। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण जैसे रिमोट हो गया ना, तो इसमें किस प्रकार की विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए है, अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है रिमोटिंग सेंसन में। दूरस्थ नियंत्रण या सुदूर नियंत्रण जो बगैर तार का होता है, और ये तकरीबन कितने डिस्टेंस से कंट्रोल कर सकते हैं? तो 5 मीटर डिस्टेंस से कवर कर सकते हैं। जिसमें जो प्रयोग किया जाता है वो है आपको अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सामने है, सेबियम ग्रंथियाँ पाई जाती है इनमें से कहाँ? सेबेसियस ग्रंथियाँ किन इनमें से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है स्तनियों की त्वचा में, एपिडर्मिस में, स्तनियों की त्वचा डर्मिस में, अमाशय की एपिथेलियम में या आंत के एपिथेलियम में। तो इसका राइट आंसर बी है, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती हैं ये ग्रंथियाँ। सेबेसियस ग्रंथियाँ स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। सो इसका राइट आंसर बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लेक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है इनमें से क्या? लेक्राइमल ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? ऑप्शन ए है सेबम, बी है म्यूकस, सी है आंसू या पसीना। तो इसका राइट आंसर सी है, ये ग्रंथियाँ जो है आंसू स्रावित करती है, लेक्राइमल ग्रंथियाँ। अश्रु ग्रंथियाँ या लेक्राइमल ग्लैंड्स भी बोला गया है, जो प्रत्येक नेत्र के बाहरी कोण पर स्थित होती है। और ये जो आंसू स्रावित करते हैं, यह धूल, जीवाणु आदि से हमारी आँखों की रक्षा करती है। तो लेक्राइमल ग्लैंड्स या अश्रु ग्रंथियाँ, इसको याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फर्स्ट टाइम आप लोग सुनिएगा। बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका क्या कारण है इनमें से? ऑप्शन जस्ट सामने है, त्वचा में रुधिर का संचरण कम होने के कारण, बी है उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, चर्म में वसा ऊतक की कमी होने के कारण, या त्वचा में मेलानिन और मेलेनोसाइट्स की अधिकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 का बी इज राइट आंसर है, उपचर्मीय स्तर में लचीलेपन कम होने के कारण जो बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। तंत्रिका ऊतक की इकाई पूछा जा रहा है, इनमें से क्या है? एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए, और प्रत्येक एग्जाम में आप देख सकते हैं। ए ऑप्शन है एक्सान, बी है न्यूरॉन्स, या गुच्छिका या कोशिका। इसका राइट आंसर बी है, तंत्रिका ऊतक की इकाई जो है न्यूरॉन है। और हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका तंत्र है वो है तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, और इसकी जो इकाई होती है न्यूरॉन है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं।
यह जो तंत्रिका तंत्र है यह एक उत्तेजनीय कोशिका है, उत्तेजना उत्पन्न करती है। और इस कोशिका जो प्रमुख कार्य है वह है मस्तिष्क में सूचनाओं का आदान प्रदान और विश्लेषण करना, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन जो सामने 356, 448, 404 या इनमें से कोई नहीं। धारा का अर्थ यहाँ पर आर्टिकल्स है यानी अनुच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 448 है धाराओं की कुल संख्या वर्तमान में भारतीय संविधान में। तो कुल तकरीबन 448 अनुच्छेद हैं वर्तमान में, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भागों में विभक्त है। परंतु जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और जो वर्तमान में संविधान है इस समय जो है ये 12 अनुसूचियाँ हैं। और एक अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। नीचे अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? ऑप्शन जो सामने, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश, या सिर्फ राष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहाँ पर गलती से ए टाइप हुआ है, सी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 126 के तहत बताया गया जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका जो पद रिक्त है, या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होने के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है, तब उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए अन्य न्यायाधीशों में से एक ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद पर कर्तव्य पालन कर सकता है। आर्टिकल 126 में स्पष्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था टॉप जीके जीएस जो कि आने वाला एग्ज़ाम के लिए, अगर कल एग्ज़ाम है तो भी इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर इसको पूरे देखिए और दोस्तों को भी बताइए। सो इसको एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से जितने भी कैंडिडेट्स इसको सुन रहे हैं सभी वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट ऑफ।